नमस्कार। 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर 8 अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कीस्टोन और ये सक्सेशन चैप्टर नंबर 1 का। तो अनुक्रमण होता क्या है? समय के साथ साथ समुदायों का प्रतिस्थापन हो जाना। समय के मतलब समय के साथ साथ एक स्थान पर समुदाय एक प्रतिस्थापित हो जाए तो वो क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है। समय के साथ साथ समुदायों का प्रतिस्थापन, ये क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है। तो सबसे पहले इसके कारण जान लें, फिर प्रकार जान लेते हैं। इसमें अनुक्रमण के कारण, अनुक्रमण के कारक में कारक या कारण दोनों। तो पहला है जलवायवीय कारक, जलवायवीय कारक। कारण में कारक है जलवायवीय कारक। क्या है? वायु निक्षेपण, अपर्दन और अग्नि। ठीक है, इनके कारण वनस्पति या फिर वहां का जैविक समुदाय नष्ट हो सकता है और नया जैविक समुदाय आएगा। तो ये है अनुक्रमण के जलवायवीय कारक। जैविक कारक में क्या होगा? जीवों की परस्पर अंतरक्रिया के कारण उत्पन्न कारक। तो जीवों की विभिन्न गतिविधियों पर निर्भर करते हैं, गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। जलवायु कारक, जैविक कारक, और दोनों मिलके क्या बन गए? ये दोनों कहलाते हैं, ये दोनों कहलाते हैं, क्या कहते हैं इन दोनों को? इन दोनों को कहते हैं हम प्रारंभिक कारण। अनुक्रमण या सक्सेशन के प्रारंभिक कारण कहलाते हैं जलवायु कारक और जैविक कारक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्थायी कारक के बारे में। तो स्थायी कारक या फिर कारण क्या है सक्सेशन का? तो वो है मृदा की संरचना में परिवर्तन। मृदा की संरचना में परिवर्तन। जब मिट्टी ही बदल जाएगी तो वनस्पतियां बदल जाएंगी, और वनस्पतियां बदली तो जीवों की उन पर निर्भरता बदल जाएगी, और हो सकता है उनकी संख्या में परिवर्तन हो, या वो समाप्त हो जाएं, या घट जाएं, या बढ़ जाएं, या बढ़ने के कारण संघर्ष के कारण भी वो समाप्त हो सकते हैं। तो स्थायी कारक या कारण क्या है? मृदा की संरचना में परिवर्तन। और स्थिर कारक क्या है सक्सेशन के? स्थिर कारक या कारण, ये तो हो गया स्थायी, और वो है भूमि की उर्वरता, क्षेत्र की जलवायु स्थिति, खनिजों की प्रचुर उपलब्धता। ठीक है, अब ये सब इतना फालतू बात हो चुकी है। फालतू इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे कुछ नहीं पूछता है। आपको पता है जलवायु कारक में क्या होगा? वायु निक्षेपण, अपर्दन, अग्नि। जैविक कारक में क्या होगा? जीवों की गतिविधियां होंगी। स्थायी कारक में क्या होगा? मृदा की संरचना में परिवर्तन होगा। जैसे मृदा का क्या हो गया? स्थानांतरण, या फिर मृदा का क्या हो गया? एक ही जगह पर एकत्रीकरण। ये सब हो गए स्थायी कारक या कारण। और उससे क्या है? भूमि की उर्वरता, क्षेत्र की जलवायु स्थिति और खनिजों की प्रचुर उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। वो क्या उनसे कारक कहलाते हैं? स्थिर कारक या कारण कहलाते हैं। अब आते हैं मतलब की बात पर। मतलब की बात यह है कि उद्विकास के आधार पर, उद
विकास के आधार पर अनुक्रमण के प्रकार। पौध विकास के आधार पर अनुक्रमण के प्रकार। तो कितने? प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के अनुक्रमण होते हैं। ठीक है। प्राथमिक अनुक्रमण कहाँ होगा? उन क्षेत्रों में होगा जहां, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कहाँ होता है। तो जहां पहले से कोई और समुदाय विद्यमान ना हो, माने यहाँ पहले से कोई और ना हो, यहाँ पहले से कोई और समुदाय विद्यमान ना हो। ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। नवीन शैल अनावरण, यानी कि नई नई कोई चट्टान। नवनिर्मित डेल्टा, सब कुछ इसमें नया नया है, जहां पर पहले से कोई चीजें उपस्थित ना हो वो है नवनिर्मित डेल्टा। लावा प्रवाह, नवनिर्मित ज्वालामुखी द्वीप, नवनिर्मित ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है। तो प्राथमिक की अभी बात करते चलते हैं। तो प्राथमिक अनुक्रमण सामान्यतः किन चट्टानों पर होगा? अनावृत, जो ढकी हुई नहीं है। सामान्यतः अनावृत चट्टानों पर हो रहा है प्राथमिक अनुक्रमण, क्योंकि वहां पर वृक्ष व झाड़ियां आसानी से नहीं उगती हैं। उसके बाद इसमें प्राथमिक में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राथमिक अनुक्रमण लाइकेनों से प्रारंभ होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, किससे प्रारंभ होता है? लाइकेनों से प्रारंभ होता है। ठीक है। और इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है। हाइड्रोफोबिक यानी कि जल ग्रहण की क्षमता होती है, इसलिए ये बना लेते हैं, पकड़ बना लेते हैं, चिपक जाते हैं कहां पर? अनावृत चट्टानों पर। तो चूंकि लाइकेन सबसे पहले आते हैं चट्टानों पर, तो इनको क्या बोलते हैं? अग्रगामी समुदाय। तो अग्रगामी समुदाय वो समुदाय होगा जो सबसे पहले आएगा अनुक्रमण की क्रिया में। तो अग्रगामी समुदाय क्या हुआ? वो हुआ लाइकेन। और इसी को अग्रगामी को इंग्लिश में बोल देते हैं पायनियर कम्युनिटी। ये भी इंपॉर्टेंट, पायनियर कम्युनिटी ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको बोलते हैं? लाइकेन। तो लाइकेन का काम क्या है? तो लिख लो, लाइकेन मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसी में एक पॉइंट और समझ लेते हैं, वो ये है कि चरम समुदाय क्या होता है। पायनियर कम्युनिटी तो आपने देख लिया, चरम समुदाय यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी किसे कहते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी किसे कहते हैं? तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी उन प्रजातियों को कहते हैं, या उन प्रजातियों के प्रभुत्व को कहते हैं जो प्राथमिक अनुक्रमण के बाद स्थापित होती हैं। जो प्राथमिक अनुक्रमण के बाद
स्थापित प्रभुत्वशाली प्रजातियां क्या कहलाती हैं? चरम समुदाय। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीयक अनुक्रमण की। तो द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होगा? जहां प्राथमिक अनुक्रमण हो चुका होगा, अर्थात वहां पर पहले से ही क्या पाई जाएगी? वनस्पति या जैव तत्व। या अर्थात वहां पहले वनस्पति व जैव तत्व थे। और अचानक से किसी कारण से समाप्त हो गए, और अचानक से किसी कारण से समाप्त हो गए। और ये कारण कैसे हो सकते हैं? ये कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव जनित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक व मानव जनित कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनके समाप्त होने के बावजूद वहां पर द्वितीय अनुक्रमण में वहां पर कार्बनिक घटक पहले से विद्यमान रहेगा। कार्बनिक घटक पहले से विद्यमान रहेगा। अब आगे इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा अनुक्रमण फास्ट होता है और कौन सा अनुक्रमण स्लो होता है। तो आप सीधे सीधे अगर देखेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि जहां पर कुछ भी ना हो वहां पे कुछ करना ज्यादा कठिन होता है, यानी कि प्राथमिक अनुक्रमण होगा स्लो। और जहां पे पहले से विद्यमान थी, किसी कारण नष्ट हो गई, मान लीजिए आग ही लग गई, जंगल था वहां पे और आग लग गई, तो वहां पे कुछ नहीं बचा, राख बची। फिर धीरे से पेड़ पौधे वहां पे उगना शुरू होंगे, तो वो हो जाएगा द्वितीय अनुक्रमण, क्योंकि वहां पे पहले से विद्यमान था। तो वो प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होगा। और वहां पर जब अनुक्रमण हो जाएगा, उसके बाद जो समुदाय, प्रभुत्वशाली समुदाय बच जाएंगे, उनको बोलते हैं चरम समुदाय। ठीक है, चलिए अब अनुक्रमण में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, यानी कि हेडिंग मान लीजिए, अजैविक व जैविक घटकों के आधार पर, घटकों के आधार पर अनुक्रमण के प्रकार। जैविक व अजैविक घटकों के आधार पर अनुक्रमण के प्रकार। तो इसमें पहले लिखते हैं हेडिंग, ऑटोजेनिक सक्सेशन, यानी कि अनुक्रमण, जिसको बोलते हैं स्वजनक। तो ये होता क्या है? ऐसा अनुक्रमण जिसमें पहले से उपस्थित अधिकांश समुदाय वातावरणीय दशाओं के साथ क्रिया करके अपने चारों ओर के पर्यावरण को बदल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्वजनक अनुक्रमण। इसके कारण उन जैव समुदायों के स्थान पर नए जैव समुदाय उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब समझिए, ऐसा अनुक्रमण जिसमें पहले से उपस्थित अधिकांश समुदाय वातावरणीय दशाओं के साथ क्रिया करें और अपने चारों ओर के पर्यावरण को बदल दे।
और अपने चारों ओर के पर्यावरण को बदल दे तो वो कहलाता है ऑटोजेनिक यानी कि स्वजनक अनुक्रमण। इसके कारण उन जैव जब उन जैव समुदाय के स्थान पर नए जैव समुदाय उत्पन्न हो जाते हैं। भाई जब अब पर्यावरण ही बदल जाएगा तो नए जैव समुदाय ही तो उत्पन्न होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नंबर दूसरे की, अपजनक। एक तो था स्वजनक, एक था अपजनक अनुक्रमण। यानी कि इसको बोलते हैं एलोजेनिक। ऑटोजेनिक था, ये है एलोजेनिक। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा अनुक्रमण होगा जिसमें उपस्थित जैव समुदाय का परिवर्तन विस्तृत रूप से बाहरी कारणों से होता है। स्वजनक में क्या था कि जैव समुदाय का परिवर्तन स्वजनक में जैव समुदाय का परिवर्तन उसी में उपस्थित जीवों के कारण, जबकि अपजनक में जैव समुदाय का परिवर्तन किसके कारण है, बाहरी कारणों से है, ना कि उपस्थित जीवों की वजह से, ना कि उस समुदाय में उपस्थित जीवों की वजह से। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट जो पूछे जाते हैं वो लिख लीजिए। अपजनक अनुक्रमण का अनुमान लगाना स्वजनक की तुलना में, ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, तो स्वजनक की तुलना में क्या होता है, कठिन होता है। कैसे याद रखोगे, सीधी सी बात है, अगर किसी के अंदर परिवर्तन हो रहा है तो वो जान सकता है बाहर के परिवर्तनों के कारण परिवर्तन हो रहा है। ये कौन कौन से बाह्य कारक हैं उनको जानने के लिए कठिनता तो होगी ही होगी। अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है अमेरिका से आयातित PL480 गेहूं। ठीक है, यूएस से आयातित था PL480 गेहूं, और इसके साथ साथ आ गई पार्थेनियम खरपतवार, जिसको कहते हैं कांग्रेस घास। इस खरपतवार का आना अवसरवादी प्रजाति का अच्छा उदाहरण है, और ये हो गया आपका अप्रत्याशित अवसरवादिता। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग है पोषण व ऊर्जा के आधार पर अनुक्रमण के प्रकार। पोषण व ऊर्जा के आधार पर अनुक्रमण के प्रकार। तो नंबर 1 है स्वपोषी अनुक्रमण, यानी कि ऑटोट्रोपिक सक्सेशन। स्वपोषी अनुक्रमण में क्या होता है कि मुख्य रूप से अकार्बनिक वातावरण में प्रारंभ होता है
प्रारंभ से लेकर अंत तक स्वपोषी जीवों का प्रभुत्व बना रहता है। प्राथमिक व द्वितीयक अनुक्रमण दोनों इसी के उदाहरण हैं। तो ये शुरू कहां से होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य रूप से अकार्बनिक वातावरण, कार्बनिक नहीं, किसमें, अकार्बनिक वातावरण में प्रारंभ होता है और शुरू से लेकर अंत तक स्वपोषी जीवों का प्रभुत्व बना रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। इसके उदाहरण कौन है, वो है प्राथमिक तथा द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है, अब बात करते हैं परपोषी अनुक्रमण की। परपोषी अनुक्रमण की यानी कि हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। इसमें क्या होता है, विभिन्न जीवों, जानवरों जैसे कवकों, बैक्टीरिया, ठीक है, इनकी एक श्रृंखला शामिल रहती है। प्रारंभ में ऊर्जा मैक्सिमम होगी, अनुक्रमण जब आगे बढ़ेगा तो ऊर्जा में गिरावट आ जाएगी। कब तक गिरावट बनी रहेगी, जब तक बाहर से जैविक पदार्थों को जोड़ा नहीं जाता है। अंत बिंदु पर संपूर्ण ऊर्जा का हो जाता है उपयोग। क्यों, ऊर्जा खत्म हो रही तो अंत बिंदु पर संपूर्ण ऊर्जा का जैसे उपयोग हो जाएगा वो आ जाएगा अंत बिंदु। तो इसमें लिख लो, विभिन्न जीवों यानी कि जानवरों, कवकों, बैक्टीरिया, आदि की एक श्रृंखला शामिल रहती है। प्रारंभ में ऊर्जा क्या रहेगी, मैक्सिमम रहती है और अंत बिंदु पर संपूर्ण ऊर्जा का क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाए। ठीक है, और अगर इसको आगे बढ़ाना है तो बाहर से ऊर्जा को जोड़ने की आवश्यकता होती है। परपोषी अनुक्रमण। ठीक है, अब अनुक्रमण में इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये तो हो गया खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, वो ये है अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रिया। अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रिया, इसमें कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। या तो स्टेप्स की क्रम पूछ लेगा या पूछ लेगा किस स्टेप में क्या होता है। तो इसमें पहला स्टेप जो है वो है न्यूडेशन। इसमें क्या होता है, जो हमने बताया, अनावृत चट्टाने यानी कि खाली स्थान होता है,
और प्रारंभ में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। फिर दूसरी प्रोसेस है इन्वेजन। इन्वेजन में क्या होता है, एक भाग में किसी जाति का सफलतापूर्वक स्थापित हो जाना ही इन्वेजन कहलाता है। सफलतापूर्वक स्थापित हो जाना। इसके कितने चरण होते हैं, इसके होते हैं 3 चरण होते हैं। फर्स्ट चरण, इसमें क्या होगा, माइग्रेशन के द्वारा बीज आदि खाली स्थान पर आ जाएंगे। माइग्रेशन के द्वारा बीज आदि खाली स्थान पर आ जाएंगे। बी है सेकेंड चरण। इसमें क्या होता है, संस्थापन, यानी कि जो आ गए हैं वो एस्टैब्लिश करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट होगा जो बीज आ गए। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो आ गए हैं वो वृद्धि करेंगे, यानी कि एकत्रीकरण, एग्रीगेशन। इसमें क्या करेंगे, प्रजाति में वृद्धि होगी, जो आ गए वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो पहला स्टेप हो गया न्यूडेशन, यानी कि जो खाली स्थान पड़ा था। दूसरा स्टेप हो गया इन्वेजन, जहां पर किसी जाति को सफलतापूर्वक स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें 3 चरण हो गए। पहले चरण में क्या होगा, माइग्रेशन के द्वारा बीज आदि खाली स्थान पर आ गए। दूसरे चरण में क्या हुआ कि वो बीज वगैरह अंकुरित होना शुरू हुए, या वो जाति अपने आप की वृद्धि करना शुरू कर पा रहे हैं। तो जब वो वहां पर एस्टेब्लिश हो गए सेकेंड चरण में, तो तीसरे चरण में फिर क्या होगा, अपनी वृद्धि करना स्टार्ट करेंगे, अपनी संख्या में बढ़ोतरी करना स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड चरण हो गया एग्रीगेशन, यानी कि एकत्रीकरण। अब क्या होगा, जब इनकी संख्या बढ़ गई, जब संख्या बढ़ने लग जाएगी तो क्या होगा, कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन या कोएक्शन। फिर संसाधनों के लिए आपस में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। फिर आपस में क्रिया, अंतर क्रिया भी चालू हो गई तीसरी स्टेप में। फिर चौथे में क्या होगा, रिएक्शन। ये सब आपको याद रखने हैं स्टेप बाय स्टेप की, पहले में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या। तो रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जीवित प्राणियों के कारण आए विभिन्न भौतिक परिवर्तन, आए विभिन्न भौतिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रिएक्शन, कि उसका क्या प्रभाव हुआ पर्यावरण वगैरह पर। और लास्ट स्टेज है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन ये है फाइनल स्टेप, और इसमें क्या होता है, अंतिम समुदाय, चरम समुदाय। यानी कि जो क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ होना था, पर्यावरण पे इम्पैक्ट होना था, किसकी संख्या घटनी थी, किसकी बढ़नी थी, अंत में जो समुदाय बचे वही कहलाए चरम समुदाय, यानी कि वो हो गए स्टेबल। इसीलिए उनको कहते हैं स्टेबलाइजेशन लास्ट स्टेप। ये तो हो गया आपका अनुक्रमण की 5 स्टेप, ये आपको याद रखनी है। पहली, दूसरी, तीसरी स्टेप। पहली न्यूडेशन, याद रखो, स्टेप के नाम याद रखो। पहली है न्यूडेशन, दूसरी है इन्वेजन,
ठीक है। दूसरी है इन्वेजन। इन्वेजन में चरण कितने हो गए? 3। 3 चरण, बस इतना याद रखना। पहले में क्या होगा, माइग्रेशन के द्वारा बीज आदि आएंगे, दूसरे में एस्टैब्लिश होंगे, और तीसरे में एकत्रीकरण यानी कि एग्रीगेशन अपनी संख्या बढ़ाना शुरू करें। तीसरी स्टेप हो गई कंपटीशन या कोएक्शन, ठीक है। और चौथी स्टेप हो गई रिएक्शन, और पांचवी होगी स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो एनआईसी, आपने वेबसाइट का नाम सुना होगा .nic.nic, तो हमने ऐसे याद रखा है NIC ₹RS, ठीक है। तो स्टेप 5 हो गई NICRS, न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। ये हो गई कुल आपकी कितनी, 5 स्टेप होगी। अब सक्सेशन में लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। जलीय आवास में अनुक्रमण प्रक्रिया, अनुक्रमण प्रक्रिया कैसे होती है देख लीजिए। तो नीले हरे शैवाल सबसे पहले आए, या फिर हरे शैवाल, डायटम्स और जीवाणु, ये आ गए आपके प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आते हैं हाइड्रोफाइट्स, जिनके नाम है माइरियोफिल्लम, हाइड्रिला। इनके लिए क्या बनते हैं, उचित स्थान बनते हैं, और ये होती है आपकी द्वितीय प्रावस्था, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स जैसे माइरियोफिल्लम, हाइड्रिला आदि आ गए, तो ये हो गई आपकी द्वितीय प्रावस्था अनुक्रमण की। फिर आ जाते हैं जड़ युक्त पौधे ही मान लीजिए, हाँ पौधे जो सतह पर तैरने वाले पौधे। फिर आ जाती हैं अन्य प्रजातियां भी, जो गाद व खाद दोनों से करती हैं वृद्धि, और वहां पर एक समुदाय स्थापित हो जाता है जो होता है जलीय चरम समुदाय। तो यहां पर आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 खत्म होता है। अगला चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 जिसका क्या नाम है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक तथा प्रकार, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक तथा प्रकार, कौमा जैव भू रासायनिक चक्र। ये है आपका सेकेंड चैप्टर, ये शुरू करेंगे अगले वीडियो से। तब तक
बहुत बहुत धन्यवाद।